आप सभी को राजा की तरफ से एक समाचार दे रहा हूँ। राजा जी हर साल की तरह इस साल भी आहार और वस्त्र दान कर रहे हैं। राज्य की सभी प्रजा आकर उसे स्वीकार करे। हमारे राजा कितने दयावान हैं। हर साल किसी न किसी कारण से सारी प्रजा को आहार और वस्त्र दान करते ही रहते हैं। इतने अच्छे राज्य में रहना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यही सच है। सच में सही कहा तुमने। हमारे राज्य के बारे में आसपास के राज्य में भी बातें फैली हुई है और इस वजह से वहाँ के राजा भी उनकी प्रजा को अच्छे से देख रहे हैं। इतनी अच्छी देखभाल की वजह से राज्य सुख और शांति से बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्री जी, कल के कार्यक्रम की सभी तैयारी करवा दी ना? किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। ध्यान दीजिएगा। सभी के लिए वस्त्र और 10 प्रकार के आहार की तैयारी की है महाराज। कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी को। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, कोई हमसे शिकायत न करे, ध्यान रहे। पिछले साल खाना बनाने वाले जो आए थे वो नहीं आ रहे, मुझे सुनने में आया। फिर किसे बुलाया? उसकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए उसका बेटा आ रहा है। वो भी उसके पिता की तरह सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के आहार बनाता है। ठीक है, वैसे ही दान करने वाले चीजों में भी किसी भी प्रकार की गुणवत्ता कम ना हो, इसका भी ध्यान रहे। ये सब देखकर आसपास के राज्य में हमारी महानता बढ़नी चाहिए। आपकी महानता बढ़ने जैसा ही कल का कार्यक्रम आयोजित किया है। उसकी चिंता न करें महाराज, आप देखते ही रह जाओगे। फिर दूसरे दिन सुबह राजा जी के प्रचार को सुनकर सभी लोग राजा जी के महल के पास आते हैं। जैसे राजा जी ने सोचा था वैसा ही सब होता है। आपका धन्यवाद राजा जी, हम जैसे गरीबों को हर साल वस्त्र दान कर रहे हो। आप हमेशा सुखी रहो। इस राज्य को ऐसे ही आप हमेशा संभालते रहे। इतनी अच्छी प्रजा के लिए कितना भी खर्च करें हम, कम ही लगता है मंत्री जी। वस्त्रदान और आहार का कार्यक्रम समाप्त होता है। उसी रोज शाम के समय सब तैयारी कैसी थी महाराज? आपकी इच्छा अनुसार सब हुआ ना? बढ़िया मंत्री जी, बहुत बढ़िया। मेरी महानता को 10 गुना बढ़ाने जैसी थी आपकी तैयारी। आने वाली सारी प्रजा को आनंद से जाते हुए देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। वैसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद धान काटने का समय आता है। अरे ओ महिमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरा भोजन बांध दिया क्या जी? हाँ, बांध दिया है। ये लो। क्या हुआ, अकेले ही जा रहे हो? आज तुम्हारे पिताजी नहीं आ रहे? हाँ, नहीं आ रहे। सेहत अच्छी नहीं है उनकी, हालत खराब है। सेहत अच्छी नहीं है तो आराम कर रहे हैं वो। फिर क्या हुआ उनको? सुबह तो इतना खाया था, अब क्या हो गया सेहत को? उम्र ज्यादा हो गई है ना उनकी, ऊपर से सेहत भी खराब है। एक दिन विश्राम करने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा जी। मैं जाता हूँ, और अगर देर हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ऐसा कहकर धामू चला जाता है। फिर महिमा उसके ससुर के पास जाकर, जब देखो तब कुछ न कुछ बहाना करके घर पर ही बैठे रहते हो। काम पर जाना था ना? वैसे भी 2 दिनों में सारे काम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद घर पर ही तो बैठना है। उठो उठो, काम पर जाओ। बेटी क्या कहूँ, बहुत ही हालत खराब है। मैं जा नहीं सकता, तबीयत बहुत खराब है। काम पर जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो उठो और काम पर जाओ। बहू की बातों को सहन न कर सका, इसीलिए रामा खेत के धान के पास जाता है। पिता को देखकर धामू, यहाँ पर किस लिए आए हो? घर पर रुककर आराम करना चाहिए ना जी। कैसे भी 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। घर पर अकेले बैठकर क्या करता, इसलिए आया। ठीक है, तेरा काम तू कर। बहू की कही हुई बातें बेटे को ना बताकर रामा वैसे ही काम करते रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद राजा दरबार में सभा का आयोजन करता है। राजा जी की जय हो। राज्य गुरुजी पधार रहे हैं। गुरुजी को प्रणाम मेरा। आप यहाँ आए हो इसलिए मुझे बहुत आनंद है। आप इधर ही 4 दिन रहकर हमारे स्वागत को स्वीकार करें, यही मेरी इच्छा है। महाराज, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं काशी जा रहा हूँ। जाते जाते सोचा आपसे एक बार मिल लूं, इसलिए आया। मैं भी बहुत दिनों से काशी जाने की सोच रहा था। अगर आप हाँ कहो तो मैं भी आपके साथ काशी चलता हूँ। मेरी हाँ कहने की क्या जरूरत है महाराज? वैसे भी हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार काशी जाना चाहिए। वैसे वहाँ जाने वालों का पुण्य बहुत बड़ा होता है। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे भी काशी आना है। मैं भी आपके साथ आऊँगा महाराज। तब सभी लोग हम भी आएंगे ऐसा कहने लगे।
इतने लोग काशी चलने के लिए तैयार हैं। आज एक दिन रुककर कल सुबह रवाना होते हैं गुरुजी। सभी लोगों का तैयार होना भी जरूरी है ना। इतने लोग आ रहे हैं तो एक दिन रुकने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। रामा, क्या हुआ? दुखी लग रहे हो? क्यों? फिर तुम्हारी बहू ने कोई बदतमीजी की क्या? उसके साथ क्यों रहते हो? मेरे घर आ जाओ। मुझे माता पिता नहीं है, शादी वादी मैंने की नहीं। हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। चलो मेरे साथ। क्या बताऊं करण, काम कर कर आओ तो भी कुछ ना कुछ कहती थी। अब तो बहुत दुख दे रही है। अब तो काम भी नहीं है। अगर तेरे पास आया तो कल तेरी शादी होने के बाद तेरी पत्नी भी मुझे ऐसे ही करेगी तो मैं क्या करूँगा? मुझे कौन सहारा देगा उस वक्त, बता तो। मुझे शादी करने का कोई ख्याल नहीं। वैसे भी धामू को सब पता है, तो भी क्यों चुप रहता है? उसको 2-4 लगाया तो सीधी हो जाएगी। वैसे ये सारी बातें मैं धामू से नहीं करता हूँ। कहूँगा तो कितना दुख होगा, बस इस बात का डर है। और कितने दिन हैं? 4 दिन रहूंगा तो मैं गुजर जाऊंगा, बस इतना ही। बस उसकी खुशी चाहता हूँ। क्या ये सब बातें तू धामू को नहीं बताता? चल ठीक है, आज राजा के सभा में सभी ने काशी जाने का निर्णय लिया है। कोई भी आ सकता है, राजा ने कहा है। वापस आने के लिए 1 महीना लगेगा कहा। तू भी जाकर आ। 1 महीना तो शांति से रहेगा। जा सकता हूँ, लेकिन 1 महीना मुश्किल है। अगर मेरे साथ कोई रहे तो जा सकता हूँ। वो नहीं होगा, छोड़, जाने दे। तेरे साथ कोई रहना चाहिए, बस उतना ही है ना। मैं आता हूँ, दोनों मिलकर जाएंगे। कल दोपहर में रवाना होना है, तैयार रहना। फिर ये दोनों राजा के परिवार के साथ काशी जाने लगते हैं। फिर 4 दिन यात्रा करने के बाद सभी लोग एक बगीचे में विश्राम करते हैं। महाराज, क्या आपने एक बात का अवलोकन किया? पूरे दिन इतनी धूप के होते हुए भी हम सभी लोग छाव में ही चल रहे हैं। कोई तो एक हम में पुण्य करने वाला है। उसी की तरह से ये बादल हमारे ऊपर छाव बनकर चल रहे हैं। क्या आपने देखा? हाँ जी गुरुजी, हम सुबह से छाव में ही चल रहे हैं, लेकिन ऊपर एक बादल हमारे साथ आ रहा है। वो अवलोकन नहीं किया। कौन है वो पुण्य करने वाला? इधर बस एक ही पुण्य करने वाला है, वो आप ही है महाराज। आप जो दान धर्म कर रहे हैं वही उसका कारण है। काशी जाने वाले हम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करना, रात में सोते समय विश्राम के लिए भी व्यवस्था करना। इतने बड़े पुण्य करने वाले आप ही तो हो महाराज, और किसी की जरूरत ही नहीं। क्या सच में ये बादल मेरे पुण्य करने की वजह से हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं? आपका क्या कहना है गुरुजी? इसमें मैं क्या कहूँ महाराज। इधर जो कोई भी है वो उस पेड़ के पास जाएगा तो वो बादल उसके साथ ही चलेंगे, तो वही पुण्य करने वाला होगा। हम सब देखेंगे उसे। गुरुजी, काशी जाने की योजना आपकी थी। इतने लोगों को काशी ले जाने का अवसर भी आप ही ने मुझे दिया। इधर जो भी है उन सब में आप ही श्रेष्ठ हैं। आप ही पहले उस पेड़ के पास जाइएगा। वो कौन है उसे सिर्फ भगवान ही दिखा सकता है। ठीक है महाराज, मैं पहले उस पेड़ के पास जाता हूँ। तभी गुरुजी चलते हुए पेड़ के पास चले जाते हैं, लेकिन बादल गुरुजी के साथ नहीं आते, वो उधर ही रहते हैं। महाराज, मैंने कहा ना, वो पुण्य करने वाले आप ही हो। अब विश्वास हो गया ना? इस बात का लोगों को पता चलना है तो मुझे ही आखिर में आना होगा। तुम सभी लोगों को उस तरफ जाने के लिए कहो, फिर मैं वहाँ चला आऊंगा। मेरी महानता के बारे में वहाँ सभी लोगों को पता चलना चाहिए, समझे मंत्री जी? आपने सही कहा महाराज। पहले मैं जाता हूँ, फिर सभी लोगों को आने कहता हूँ। आप आखिर में आ जाना। तू पीछे हो जा, शादी में खाने आया है ऐसा लग रहा है। जा पीछे जा। मैं पहले जाता हूँ, फिर सभी लोग एक एक करके आओ। तभी मंत्री उस तरफ जाते हैं, लेकिन बादल हिले बगैर वहीं पर रहता है। तभी राजा वो सब देखकर हंसते हुए बाकी के लोगों को जाने के लिए कहता है। एक एक करके सभी लोग उस तरफ चले जाते हैं, सिर्फ रामा और राजा को छोड़कर, और बादल वही का वही रहता है। महाराज, इधर हम दोनों ही हैं। आप कहे तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू इधर ही रुक, मैं वहाँ जाता हूँ। तभी राजा जी भी उस तरफ जाते हैं। आखिर तक जाने के बाद भी बादल उधर ही रहता है। ये सब देखकर सबको आश्चर्य होता है। ये क्या ऐसा हो गया?
वो बादल एक क्षण भी आगे नहीं आया। मतलब गुरुजी ने जो कहा वो गलत है। इधर आपसे बड़ा पुण्य करने वाला कौन है महाराज? यूं ही गुरुजी पर शक मत करो। उन्होंने कहा है तो वो बात सच जरूर होगी। उन पर मुझे पूरा भरोसा है। वैसे भी एक आदमी आना अभी बाकी है, उसके आने तक अभी रुक जाइए। तभी राजा जी रामा को भी उस तरफ आने के लिए आज्ञा देते हैं। रामा चलते हुए उस तरफ जाता है, लेकिन बादल वहीं पर ही रहता है। तभी राजा को शक होता है और राजा कहता है, गुरुजी, मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपने जो कहा वो पहली बार गलत निकला। सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो बादल वहीं पर है। महाराज, मैं जो कहना चाहता हूँ वो कभी गलत नहीं होता। मेरी दृष्टि में हमारे साथ जो आया है उनमें से एक व्यक्ति वहीं पर है। जरा पूछकर तो देखिए। सुनिए, हमारे साथ जो आए थे, क्या उसमें से कोई खो गया? एक बार अच्छे से ढूंढिए। मेरे साथ जो करण आया था वो कहीं दिख नहीं रहा है राजा। किधर गया पता नहीं। ऐसी बात है तो एक बार उस तरफ जाकर ढूंढ कर आओ। तभी रामा उस तरफ जाकर करण को ढूंढने लगता है। एक पेड़ के नीचे सोते हुए करण दिखाई देता है। ए करण, ए करण, ए उठ करण, इधर इतना सब कुछ चल रहा है, तुझे नींद कैसे आ गई? क्या हुआ रामा? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? क्या हुआ आखिर? तभी रामा करण को लेकर उस तरफ जाने लगता है। क्या हुआ क्या बताऊं? सब तुझे ही ढूंढ रहे हैं। महाराज तुझे बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुला रहे हैं महाराज? चलो देखता हूँ आखिर क्या हुआ है। तुम वहीं पर रुको रामा, उस लड़के को यहाँ आने दो। तू अकेले ही यहाँ पर आ। क्या रामा, क्या चल रहा है यहाँ सब? मेरी बात सुन, पहले तू उस तरफ जा, उनके पास जा, बाद में मैं तुझे सब बताऊंगा। चल जा अभी। करण उन सभी के पास उस तरफ जाता है और वो बादल करण के साथ आते देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब करण उनके पास जाता है तब बादल रुक जाता है। तब गुरुजी राजा से कहते हैं, मैंने कहा ना राजा, हम में से एक कोई पुण्यवान है। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, मैंने आप पर शक किया। फिर भी ये कैसे हो सकता है? इसे देखकर तो वैसा नहीं लगता। आखिर क्या चल रहा है? एक क्षण रुक जाइए महाराज। बेटा, तुम कौन हो? इन अच्छे दिनों में तुमने कुछ दान या फिर कुछ अच्छा काम किया है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताओ। गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। अगर कोई तकलीफ या दुख में दिखे तो मैं वो देख नहीं पाता। उसके दुख को दूर करने का मैं प्रयास करता हूँ, बस इतना ही। लेकिन आप कह रहे हो तो मुझे एक बात याद आ रही है। ऐसा है कि पिछली रात को करण पिछले रात के समय, बाप रे, ये कौन है? इतनी ठंड में यहाँ सो रहा है। अगर थोड़ी देर और ऐसे ही बैठा रहा तो इसके प्राण भी जा सकते हैं। अरे ओ काका, ये लो, इसे लेकर ओढ़कर सो जाओ। ठंड में ऐसे ही सोओगे तो अच्छा नहीं है। बेटा, तू दिखने में बहुत ही भला इंसान लग रहा है। ऊपर से आज ठंड भी बहुत ज्यादा है और मुझे बुखार भी है। तेरा बहुत धन्यवाद। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे पास तो एक ही कंबल है ना, तो तू ठंड में कैसे रहेगा बेटा? मेरा क्या है काका, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं ठंड सह सकता हूँ। ऊपर से मैं राज्य परिवार के साथ आया हूँ। उन लोगों ने सोने के लिए अच्छी व्यवस्था की है, वहाँ पर सो जाऊंगा। ठीक है, इसे ओढ़कर सो जा। ऐसे रात की हुई सारी बातें वो राजा को बताता है। उन सारी बातों को सुनकर राजा संदेह करके पूछता है, गुरुजी, मुझे एक संदेह है। मैं हर साल कितने सारे दान करता हूँ। कोई भी मेरे पास आकर मांगता है तो बगैर सोचे मैं दान करता हूँ। इतना दान करने के बाद भी वो बादल मेरे साथ नहीं आया, लेकिन एक कंबल दान करने की वजह से इस करण के साथ वो बादल आया। ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आया। जिसको दान की जरूरत है, अगर उसको दान किया जाए तो उसे भी शुभ लाभ होता है, और जो देता है उसे भी शुभ लाभ होता है। जैसे कि अगर पत्थर से नाव बनाई जाए तो वो दोनों को ले डूबती है। वैसे जो दुख में है, जो बहुत ही लाचार है, वैसे लोगों को दान करना बहुत उत्तम है। जरूरत देखकर दान करना दोनों के लिए अच्छा है। तब राजा दान किसे करना चाहिए वो सीखता है। उसकी गलतियों से सीखकर गर्व करना छोड़ देता है। महानता के लिए